प्यारे भैया बहनों, 12th इकोनॉमिक्स में बाजार के प्रमुख शब्द, इनकी परिभाषा और विशेषता के बाद बाजार के वर्गीकरण के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। बाजार के वर्गीकरण में क्षेत्र के आधार पर, जिनमें स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इस तरह क्षेत्र के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांटा गया। समय के आधार पर बाजार को अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार और अति दीर्घकालीन बाजार, इस तरह बाजार समय के आधार पर भी 4 प्रकार से उन्हें बांटा गया। पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को 3 भागों में बांटा गया: पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार। कार्य के आधार पर बाजार को विशिष्ट बाजार, मिश्रित बाजार, नमूनों द्वारा बाजार और श्रेणियों के आधार पर बाजार को बांटा गया। अब हम आते हैं वैधानिकता के आधार पर बाजार, जिनमें पहला है उचित बाजार और दूसरा है अवैध बाजार। तो उचित बाजार उस बाजार को कहते हैं जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय सरकारी हस्तक्षेप से किया जाता है तथा उपभोक्ताओं को वस्तुएं उचित कीमत पर मिल जाती है, तो उसे उचित बाजार कहा जाता है। इसी में है दूसरा अवैध बाजार। जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से कम या अधिक होता है, तब उस बाजार को अवैध बाजार कहा जाता है। इस प्रकार से जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय सरकारी हस्तक्षेप से किया जाए और उपभोक्ताओं को वस्तुएं उचित कीमत पर मिल जाती है, तो उसे उचित बाजार कहा जाता है। और जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से कम या अधिक कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध होती है, तो उस बाजार को अवैध बाजार कहा जाता है। इसके बाद आते हैं वस्तुओं की प्रकृति के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। इसके आधार पर बाजार को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया, जिनमें पहला है उपज बाजार। जिस बाजार में उत्पादित वस्तुओं के क्रय विक्रय के सौदे होते हैं, उसे उपज बाजार कहा जाता है। आमतौर पे हमारे आसपास उत्पादित वस्तुओं को खरीदने और बेचने का काम जहाँ किया जाता है, उसे उपज बाजार कहा जाता है। उपज मंडी अर्थात जहाँ अनाजों का क्रय विक्रय होता हो, उसे उपज बाजार के नाम से जाना जाएगा। इसी में दूसरा है स्कंध बाजार। जिस बाजार में अंश, प्रतिभूतियाँ तथा स्टॉक आदि के सौदे होते हैं, उसे स्कंध बाजार कहा जाता है। और इसी में तीसरा है धातु बाजार। जिस बाजार में सोने चांदी के क्रय विक्रय के सौदे होते हैं, उसे धातु बाजार के नाम से जानते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं बाजार के रूप। बाजार का रूप या बाजार का ढांचा प्रमुख रूप से प्रतियोगिता की मात्रा पर निर्भर करता है। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के मुख्य रूप से 3 स्थितियां पाई जाती है, जिनमें पहला है पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता और तीसरा है एकाधिकार। तो सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार वह बाजार होता है जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रतियोगिता के आधार पर होता है। इसी को श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के शब्दों में पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन के लिए मांग पूर्णतः लोचदार होती है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि प्रथम विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, जिससे किसी एक विक्रेता को उत्पादक का उत्पादन उस वस्तु के कुल उत्पादन का एक बहुत ही थोड़ा भाग प्राप्त होता है, तथा दूसरा सभी क्रेता प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे कि बाजार पूर्ण हो जाता है।
उसके बाद अब हम आते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं या विशेषता। इसमें पहला पॉइंट है क्रेताओं एवं विक्रेताओं की बाजार में अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता की सबसे पहली विशेषता यह है कि बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होनी चाहिए कि कोई भी क्रेता या विक्रेता अकेले वस्तु की कीमत को प्रभावित करने की दशा में न हो। अर्थात क्रेता और विक्रेताओं की संख्या जितनी ज़्यादा अधिक हो सकता है उसके लिए पूर्ण प्रतियोगिता वाली बाजार इस पर निर्भर करता है। इस बाजार में बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं तो प्रत्येक विक्रेता कुल विक्रय मात्रा की इतनी कम भाग का विक्रय करता है कि अपनी विक्रय मात्रा में वृद्धि या कमी करके वह वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकता। इसी तरह व्यक्तिगत क्रेता वस्तु की कुल मात्रा का इतना कम भाग खरीदता है कि वह इसमें कमी या वृद्धि करके वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाता। इसी में दूसरा पॉइंट वस्तुओं का समरूप होना। पूर्ण प्रतियोगिता की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह पाई जाती है कि विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में समरूपता का होना अति आवश्यक माना जाता है। उत्पादन में समरूपता इस अर्थ में होती है कि क्रेता के विचार से विभिन्न फर्मों की वस्तुएं एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न होती है। उत्पादन में समरूप होने के कारण विक्रेता बाजार में प्रचलित मूल्य से अधिक कीमत नहीं ले सकता, क्योंकि क्रेता दूसरे विक्रेता से वस्तुएं खरीद लेते हैं। इसलिए उत्पादित सभी इकाइयां एक समान होती है। इनके आकार, रंग, रूप, गुण आदि में कोई अंतर नहीं पाया जाता। इस तरह उत्पादित वस्तुओं में समरूपता होने के कारण विक्रेता उस वस्तु का प्रचलित मूल्य से अधिक कीमत नहीं ले सकता। तीसरा है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने तथा उद्योग को छोड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। फर्मों के उद्योग प्रवेश करने से उद्योग में फर्मों की संख्या में वृद्धि तो हो जाती है, अतः प्रत्येक फर्म कुल उत्पादन के एक बहुत थोड़े से भाग का उत्पादन करती है और ऐसी दशा में एक फर्म के उद्योग में प्रवेश करने या उद्योग को छोड़ने से आकार व वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असामान्य लाभ की दशा में फर्में प्रवेश कर सकती है तथा हानि की दशा में फर्में उद्योग छोड़ सकती है। अर्थात यदि फर्म को लाभ हो रहे हो तो अधिक से अधिक फर्मों का प्रवेश हो सकता है, और यदि फर्म हानि पे चलने वाली हो या चल रही हो तो ऐसी स्थिति में कोई भी फर्म उद्योग आसानी से छोड़ सकते हैं। चौथा पॉइंट है क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान। क्रेताओं को इस बात की संपूर्ण जानकारी होना चाहिए कि कहाँ कौन सी वस्तु किस मूल्य में मिल रही है। इसी प्रकार से विक्रेताओं को भी इस बात की पूरी जानकारी होती है कि कौन सा विक्रेता किस वस्तु को किस मूल्य में बेच रहा है। ऐसी दशा में वस्तु का मूल्य प्रभावित नहीं होता। पांचवा पॉइंट उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन के साधनों को एक उत्पादक को छोड़कर दूसरे उत्पादक के पास कार्य करने की पूर्ण गतिशीलता प्राप्त होना चाहिए। तभी उत्पत्ति के साधनों का पारिश्रमिक उनकी सीमांत उत्पादकता की कीमत के बराबर होता है। उत्पत्ति के प्रमुख 5 साधन माने जाते हैं और वह पूरी तरह से उसमें गतिशीलता पाई जानी चाहिए। छठवां पॉइंट है विक्रय एवं
परिवहन लागतों का अभाव। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी उत्पादक एवं क्रेता एक दूसरे के इतने पास होते हैं कि इसमें विक्रय एवं परिवहन लागतों का अभाव पाया जाता है। 7वां, समान मूल्य नीति। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी उत्पादक समान मूल्य नीति का पालन करते हैं, अर्थात वे सभी अपनी वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचते हैं। 8वां पॉइंट, प्रतिबंधों का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार में किसी भी प्रकार के संस्थागत प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। क्रेता एवं विक्रेता पर वस्तु के क्रय विक्रय से संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। कीमत निर्धारण के संबंध में किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित वांछित नहीं समझे जाते। इस तरह क्रेता उसी फर्म से वस्तुएं खरीदता है जहां उसे वह वस्तु सस्ती मिलती है। एक साधन वहीं अपनी सेवाएं बेचता है जहां उसे अधिक कीमत प्राप्त होता है। इसके बाद, क्या पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है? इसमें पहला है, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होना। पूर्ण प्रतियोगिता में कहा गया है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होनी चाहिए, परंतु यह बात सत्य नहीं है। प्रायः देखा जाता है कि कुछ वस्तुओं के उत्पादक तो सीमित होते हैं, परंतु उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होती है। इसी में दूसरा पॉइंट है, वस्तुओं का समरूप होना। पूर्ण प्रतियोगिता के लिए यह आवश्यक शर्त है कि वस्तुएं समरूप होनी चाहिए, परंतु व्यवहार में ऐसा देखने को नहीं मिलता। हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वे सब वस्तुएं आकार, प्रकार तथा गुणों में एक दूसरे के समान नहीं होती। प्रत्येक उत्पादक वस्तु विभेद करके अपनी वस्तु को दूसरे उत्पादकों की वस्तु से श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं और उसी प्रचार के आधार पर अधिक वस्तुओं को बेचने का प्रयास करते हैं। तीसरा है, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में यह शर्त मान ली जाती है कि कोई भी फर्म उद्योग में प्रवेश पा सकती है या उद्योग से बाहर हो सकती है, लेकिन व्यवहार में सरकारी हस्तक्षेप के कारण ऐसा संभव नहीं होता। फर्मों के प्रवेश पाने एवं छोड़ने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चौथा, बाजार का पूर्ण ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता में यह कहा गया कि क्रेताओं और विक्रेताओं में इतना पास में संपर्क होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की यह धारणा भी अव्यवहारिक है, क्योंकि क्रेताओं और विक्रेताओं को इस बात की जानकारी नहीं रहती कि कौन सी वस्तु कहाँ तक किस कीमत में बेची या खरीदी जा रही है। 5वां पॉइंट, उत्पत्ति के साधनों का पूर्णतः गतिशील होना। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पत्ति के साधनों को पूर्णतः गतिशील मान लिया गया है, परंतु यह धारणा भी गलत है। पूर्णतः गतिशील साधन तो पूंजी भी नहीं होती। उत्पत्ति के शेष साधनों की गतिशीलता में अनेक शर्तें बाधक नहीं हुई, इसलिए उत्पत्ति के साधनों को पूर्णतः गतिशील मान लेना गलत है। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता या विक्रेता कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन यह भी अव्यवहारिक है, क्योंकि अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां एक क्रेता या विक्रेता कीमत को प्रभावित करता है। सेवाओं के क्षेत्र में तो प्रभावित करने का अंश बहुत ही अधिक देखने को मिलता है। इस तरह जहां एक ओर पूर्ण प्रतियोगिता को काल्पनिक माना गया, वहीं दूसरी ओर इसे क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या में अधिक पाया जाना, वस्तुओं का समरूप होना, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन
क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का संपूर्ण ज्ञान, उत्पत्ति के साधनों में पूर्णतः गतिशील होना आदि मानते हुए पूर्ण प्रतियोगिता को बाजार का एक अच्छा उदाहरण माना गया, जबकि व्यवहारिक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में देखने को नहीं मिलता। इसके बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।